This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आँखों के संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। हेलो एंड वेलकम टू सिटी हेल्थ। दोस्तों, क्या आप या आपके आसपास कोई ऐसा जना है जो चिंता या निराशाओं से घिरा हुआ है? आजकल की इस भागदौड़ की जिंदगी में तनाव होना तो जरूरी है, यानी कि हमें इतनी भागदौड़ रहती है कि हम जाने अनजाने तनाव से घिर जाते हैं और ये तनाव कभी कभी जन्म देती है एक गहरी निराशा या चिंता को। हमारे आसपास कई सारे ऐसे जने होते हैं जो इन चिंताओं और निराशाओं से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किस तरह से इस निराशा से बाहर निकल पाएंगे। वे कोशिश करते हैं, कई बार काउंसलर्स की हेल्प लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस निराशा से मुक्ति नहीं मिलती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना सिटी हेल्थ में हम एक ऐसा ही टॉपिक, एक ऐसा ही सब्जेक्ट टच करें जो कहीं शायद आपसे या आपके किसी बहुत अच्छे जानने वाले से जुड़ा हो सकता है। जी हाँ, आज की सिटी हेल्थ में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकाइट्री, यानी मनोरोग, यानी समस्याओं, मानसिक समस्याएं जो हमें आसपास घेरे रखती हैं अपने। आज के हमारे टॉपिक होम्योपैथी साइकाइट्री में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार से। डॉक्टर सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। डॉक्टर सरकार, आप एक होम्योपैथ साइकाइट्रिस्ट हैं। होम्योपैथी साइकाइट्री, ये टर्म मेरे लिए तो बिल्कुल एक नई टर्म है, क्योंकि मैंने साइकाइट्री सुना हुआ है जिसमें कि एक मनोचिकित्सक जो होता है वो मनोरोगों से जूझता है, लेकिन होम्योपैथ साइकाइट्रिस्ट ये कुछ बिल्कुल ही नई टर्म है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये होम्योपैथी साइकाइट्री क्या होती है। होम्योपैथी साइकाइट्री ये एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कोर्स है जी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में 5-6 कॉलेज हैं जो कि ये डिग्री कोर्स, स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाते हैं। दरअसल होम्योपैथी में माइंड से रिलेटेड, आज से नहीं, आज पिछले 200 साल पुराना माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथी ट्रीट किया जाता था, होम्योपैथी से ट्रीट किया जाता था। जितने भी होम्योपैथ हैं वो माइंड सिम्टम्स को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके और उससे मेडिसिन दे रहे हैं। मानसिक समस्याओं का समाधान होम्योपैथी में काफी वक्त से होता आ रहा है, बहुत पुराने से होता आया है जी, ऐसा। और उसी को ही और अच्छा नया रूप देके अपने इंडिया में उसको एक स्पेशलाइज रूप दिया गया। और होम्योपैथिक साइकेट्री में MD कोर्सेज अभी चलाए जा रहे हैं। 5-6 कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि वो स्पेशलाइज कोर्सेज करवाते हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो होम्योपैथी साइकाइट्री एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई जिसमें कि मानसिक समस्याओं का जो हल है वो होम्योपैथी दवाइयों द्वारा निकाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या काउंसलिंग भी इसका एक हिस्सा होती है? क्योंकि कन्वेंशनली जो हमें पता है वो होता है कि परामर्श करना, यानी काउंसिल करना बिल्कुल मनोरोगी को। तो क्या काउंसलिंग भी इसका एक हिस्सा है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो, कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिन का अपना एक पार्ट होता है और काउंसलिंग का अपना एक पार्ट होता है। हाँ, कोई भी काउंसलिंग पार्ट अपने मेडिसिन पार्ट को ओवरकम नहीं कर सकता या ये इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए जहाँ पर काउंसलिंग ज़रूरी है वहाँ काउंसलिंग हम लोग दे सकते हैं और उसको काउंसलिंग देके और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग देना सिर्फ देने से मतलब नहीं है, उसका इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि काउंसलिंग देने के बाद भी जो इम्प्रूवमेंट है वो होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद में काफ़ी लेवल पे बढ़ गया है। तो होम्योपैथी का काउंसलिंग में भी बहुत अच्छा रोल उसमें हम लोग पे कर सकते हैं। यानी कि होम्योपैथी साइकाइट्री में मानसिक जो समस्याएं हैं उनको दवाई से इंसान के सोचने के तरीके में भी कुछ हद तक बदलाव जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी डॉक्टर सरकार, जैसे कि अगर हम बात करें व्यवहार की,
तो हम सबकी अपने एहसास होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, और उन्हीं से हमारा जो व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर होता है वो रूप लेता है। बिल्कुल। कई बार ये बिहेवियर जो होता है वो अब नॉर्मल भी हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल की कैटेगरी से हटकर बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, तो जाहिर है कि आपको एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में करेक्ट, बिल्कुल सही नॉलेज है, जो कि आम आदमी को इतनी हद तक नहीं होती। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आज आप इस सिटी हेल्थ के माध्यम से ये बताएं कि नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर में अंतर किस तरह का होता है। जहाँ तक हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर में नॉर्मल और एबनॉर्मल को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हर इंसान में इमोशंस एंड उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, बिहेवियर, ये सब में हर एक्सट्रीम पे हो सकते हैं। लेकिन कोई भी बिहेवियर जब उसके किसी भी सेक्टर में, लाइफ सेक्टर्स जो हैं वो 4 लाइफ सेक्टर बोले जाते हैं, जिसमें फैमिली, सोशल, फ्रेंड्स एंड वर्क। तो इसी कोई भी सेक्टर अगर हैम्पर होने लगता है और किसी टाइमिंग पीरियड के लिए अगर हैम्पर होने लगता है और वो कंटिन्यू ऐसा हो रहा है या रिपीटेडली ऐसा हो रहा है, और जिसकी वजह से ये कोई सेक्टर है, कोई भी एक सेक्टर या सारे सेक्टर अगर हैम्पर हो रहे हैं, तो हम उसको एक एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकेट्रिक इलनेस के लिए हम लोग उसको बोल सकते हैं। और यानी कि इनमें से कोई भी एक जो सेक्टर आपने बताया, जैसे कि फैमिली है या सोशल लाइफ है या वर्क, यानी काम से जुड़ी हुई, किसी भी एक सेक्टर में भी यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या उसे अबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में रखा जाएगा? बिल्कुल। अगर किसी टाइम पीरियड, टाइम बीइंग के लिए अगर वो वैसा है और वो उसमें अफेक्ट डाल रहा है, किसी भी कोई भी बिहेवियर अगर उस सेक्टर में अफेक्ट डाल रहा है, तो उसको एक एबनॉर्मल बिहेवियर में हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी कि समस्या कोई भी हो सकती है, गहरी, जो ऊपर से कोई जना जैसे है कि अगर घर में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, आना जाना, खाना पीना सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यदि वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस जाकर उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे चिल्लाना या सरदर्द होना। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऑफिस में जाते ही वहाँ का माहौल देखकर या जब घुसते ही एक सरदर्द, कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो इसे भी एक अबनॉर्मल बिहेवियर की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी आपको किसी तरह की काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल। एक्चुअली एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल सुन के हम लोग अपने माइंड में सोचते हैं कि बहुत कुछ बहुत गलत कुछ ऐसा टर्म उसको यूज कहीं हमारे दिमाग में ये एक भ्रांति है, एक मिसकंसेप्शन कहूंगी मैं, है कि हम सोचते हैं कि यदि कोई जना अजीब सा बिहेव कर रहा है तो ये एक बहुत गलत बात है। बिल्कुल। और मानसिक रोगी कहलाना तो कोई पसंद ही नहीं करता, एक गाली समान हो जाती है ये चीज। बिल्कुल। इसकी वजह से कई बार कई मानसिक रोगी जो हैं एक्चुअली छुपाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा बताना चाहूँगा कि साइकेट्री को अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटते हैं अपना, एक न्यूरोटिक और साइकोटिक। न्यूरोटिक जो पेशेंट होते हैं उनको ये पता होता है कि उनको प्रॉब्लम है, लाइक जैसे एग्जांपल आपने बताया कि है ना, ऑफिस में जाते हैं हेडेक चालू हो जाता है, यानी उसको पता है कि यहाँ जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आइडेंटिफाई करते हैं, वो जानते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे जो टेंशन, डिप्रेशन वाली जो चीज़ें आती हैं, ये न्यूरोटिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में आती हैं। अनदर थिंग इज साइकोटिक। साइकोटिक में पेशेंट को ट्रीटमेंट का या इसका नहीं मालूम होता है, या वो नहीं समझता है कि इसको साइकोटिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है, जिसमें साइकोसिस, आपका शिज़ोफ्रेनिया, ये सब प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, जो काफी एक्सेंट्रिक बिहेवियर, यानी बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी से बहुत दूर होते हैं, जिन्हें आउटसाइड हेल्प चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने इस कम्युनिटी में इस टर्म को एक बहुत गलत नज़रिए से और देखा जाता है। तो इसके लिए न्यूरोटिक पेशेंट्स जो हैं वो एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहा है, ऐसा कोट करना वो नहीं अच्छा समझता है। और जो साइकोटिक वाला है वो अप्रोच करता नहीं है, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स है, पेरेंट्स हैं, वो लोग इसलिए अप्रोच नहीं करते हैं कि मेरे बच्चा, बेटा, बेटी, बीवी, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हाँ, इस चीज को कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ जी। तो कहना इस चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम है अपने कम्युनिटी में, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हुए, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट की जो कंप्लेंट है वो बढ़ती चली जाती है और उसके लिए एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उस पर काफ़ी हावी होने लगते हैं और ट्रीटमेंट में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी।
और ऐसा भी होता होगा कि अगर टाइम पर इस डिसऑर्डर को पहचान लिया जाए कि प्रॉब्लम है, अब नॉर्मल बिहेवियर को पहचान लिया जाए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और यदि वक्त पे उसे सही सलाह और सही दवाइयाँ मिल जाएं तो शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्लिकेट होकर वो एक ऐसा रूप ले लेती है जिसको सही कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए की बीमारी भी बन सकती है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे कभी भी ऐसा कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम या एबनॉर्मल बिहेवियर अगर आप कभी देखते हैं तो हम जाके सीधे आप अपने कोई भी फैमिली डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं या सीधे जाके आप साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कि ऐसा हम आपको नज़र आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप लेना है या कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर सरकार, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपसे इसीलिए ये प्रश्न किया कि नॉर्मल और अबनॉर्मल बिहेवियर में अंतर क्या होता है, किस तरह से हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो पहचानना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आप हमारे साथ डिस्कस करें जो कि होम्योपैथी साइकाइट्री से जिन्हें ट्रीट किया जा सकता है, और इससे हमारे दर्शकों को ये भी समझ में आएगा कि उनके आसपास का क्या कोई जना ऐसा है जिनमें इस तरह के सिम्टम्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो होम्योपैथी साइकाइट्री में जिनका इलाज आसानी से हो सकता है? अगर देखा जाए तो सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में संभव हो सकता है। इलाज संभव होने का मतलब ऐसा नहीं है कि बीमारी से पूरे 100% से मुक्ति, लेकिन उसका इलाज के कई स्टेप्स होते हैं। यहाँ एक बार इंटरप्ट करूंगी क्योंकि कॉल हमारे पास में आ रहा है अभी। हेलो। हेलो। जी हाँ, मैं जान सकती हूँ कि हम किन से बात कर रहे हैं? आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मैडम, मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ। जी आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी हेल्थ में। यहाँ आपने कॉल लगाया है और आज हमारे साथ है डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार। आप उनसे अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये मल्टीमीडिया एडिक्शन के बारे में जानना चाह रहा था कि बच्चों को आजकल ये मल्टीमीडिया एडिक्शन जो होता है, हाँ जी, और अगर ये बच्चों को ऐसा हो जाए कि ये ज्यादा नेट या इस पे एफबी पे टाइम गुजारे तो इसको कैसे छुड़ाया जा सकता है? मल्टीमीडिया ना, मल्टीमीडिया एडिक्शन। Okay. मेरे ख्याल में बच्चों को जो कंप्यूटर से और लैपटॉप से जो अत्यधिक एडिक्शन होता है, यही जानना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से आप आनंद जी। हाँ, उसके एडिक्ट हो जाते हैं एक्चुअल में, उसको फिर छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर देखा जाए तो इसके लिए आज की कम्युनिटी और हम लोग काफ़ी बड़े उत्तरदायी हैं, बिकॉज़ बच्चों को मल्टीमीडिया से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जोड़ दिया है, और उसमें बच्चों का जो आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, खत्म हो गए। हाँ, जिसकी वजह से बच्चे अपने बच्चों का जो इमोशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो कुछ दूसरा सोर्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से मल्टीमीडिया की तरफ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, मतलब आप तो उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा जोड़ें, जिससे कि वो उससे अगर कम होगा, मल्टीमीडिया की तरफ से थोड़े से कम होंगे तो उनके बाकी इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, लाइक हेडेक है और अनईजीनेस है। ये सब एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं जो मल्टीमीडिया एडिक्शन के बाद में और भी आने लगती हैं, तो उससे भी बच्चे को मुक्ति मिलेगी। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ जी। कि जैसे नेट पे या जो लैपटॉप पे गेम्स वगैरह इनको काफी खेलने के बाद कुछ टाइम के लिए जब बिल्कुल बंद कर दिया गया तो बच्चों को काफी बोरियत फील होने लग गई, वो मतलब यूज टू हो जाते हैं, वैसा लगने लग गया। हाँ जी। तो इसके लिए कैसे उसका वो प्रॉपर करें कि वापस बच्चों को आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट हो? इसके लिए कुछ काउंसलिंग या इस तरह करें या वैसे हो सकता है वापस? वैसे काउंसलिंग इस पार्ट इसमें किया जा सकता है उसमें, क्योंकि जहाँ तक आपके पेरेंट्स का योगदान सबसे ज़्यादा इसमें है, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और इसको एकदम से बंद नहीं करें, क्योंकि एकदम से अगर आप बंद करेंगे तो बच्चों में अक्सर चिड़चिड़ापन, झगड़ा ये सब देखा जाता है। तो आप अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता है तो आप टास्क देकर उसको वर्क करवा सकते हैं कि अगर बेटा तुम अगर बाहर 1 घंटा खेलोगे तो तुमको 1 घंटा गेम खेलने को मिलेगा कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। इस तरीके से धीरे धीरे आप बाहर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और मल्टीमीडिया एक्टिविटीज़ को आप कम कर सकते हैं।
ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। जी आनंद जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में इस जैसे कि एक कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया डॉक्टर सरकार, इनकी प्रॉब्लम की एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है कि बच्चों के साथ आप खुद को भी इन्वॉल्व करें, आपकी भी फिजिकल एक्टिविटी होगी और बच्चों को भी इस तरह के एडिक्शन से दूर रखा जा सकता है। बिल्कुल, एक्चुअली ना वो केस टू केस अपने को देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पेरेंट्स आसपास ही नहीं है जी। हाँ, तो इसीलिए अपना मोटो ऐसा होना चाहिए कि उसका आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी भी तरीके से अपना वो करें, किसी तरह से हो। हाँ, तो काउंसलिंग में मैं यही देखता हूँ कि ना उसके एनवायरनमेंट कैसे हैं और किस तरीके से उसको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किस वे से करवा सकते हैं ऐसा। जी। तो दर्शकों, आज के हमारे सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वरूपानंद सरकार, जो कि हमें बता रहे हैं होम्योपैथी साइकाइट्री के बारे में। तो यहाँ अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम डॉक्टर सरकार से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स या छोटी मोटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ ऑन सिटी न्यूज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CG एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर।